एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पता ही है, हम लोग क्लास 9 का ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। और आज से हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। जिन स्टूडेंट्स ने एनर्जी फ्लो एंड इन एन इकोसिस्टम वाला चैप्टर नहीं कंप्लीट किया है या नहीं पता है, तो मेरी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग ओल्ड वीडियोस पे जाके उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। पर आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग माइक्रोब्स का मीनिंग समझ लेते हैं। वैसे तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सारे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एक रिवीजन भी जरूरी है। Microbes are the minute organisms. Microbes are the minute, यानी कि इतने छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो डायरेक्टली नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते, और इनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज किया जाता है उसकी पावर भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम पावर वाले लेंस से हम लोग इन माइन्यूट ऑर्गेनिज्म को देखने की कोशिश करेंगे तो वो हमें नहीं दिखेंगे। माइक्रोस भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूजफुल, एक होते हैं हमारे हार्मफुल। दैट मीन कि ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म, माइन्यूट ऑर्गेनिज्म जो यूजफुल है किसी भी फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, कोई मेडिसिन बनाने के लिए, तो वो यूजफुल है, यूजेबल है। ऐसे माइक्रोब जो हमें हार्म करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, एनी कोई भी डिसीज, कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं हमारे हार्मफुल माइक्रोब्स, राइट। और इस चैप्टर में हमें इस माइक्रोब्स के यूजफुल और हार्मफुलनेस क्या क्या होते हैं हमारी डेली लाइफ में, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी डेली लाइफ में यूजेबल है, कहीं ना कहीं मेडिसिन बनाने के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिली। सबसे पहले लैक्टोबैसिली को अगर आपको देखना है कि ये कहाँ मिलता है, तो उसके लिए आपको एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हैं। एक फ्रेश बटर मिल्क की ड्रॉप लीजिए और ग्लास स्लाइड पे स्मीयर कर दीजिए, डाल दीजिए। ग्लास स्लाइड होता है ना, लाइक इस तरीके का ग्लास का बना होता है, और उसके ऊपर छोटी सी एक बूंद बटर मिल्क की डाल दीजिए। नाउ स्टेन इट विद मिथाइलिन ब्लू एंड पुट अ कवर स्लिप कप ओवर इट। अब उसके ऊपर क्या करना है, जो मिथाइलिन ब्लू है उसके ऊपर स्टेन कर देना है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा, एंड देन उसको ऊपर से, ये जो पूरी स्लाइड है, इसको अगेन ऊपर से एक कवर स्लिप, ट्रांसपेरेंट ग्लास की कवर स्लिप से कवर कर देना है। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी स्लाइड को, उस पूरी ग्लास स्लाइड को, कवर हुई को आप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रखिए। सबसे पहले उसकी पावर रखिए 10x की, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि जो 10x की पावर जब हमने उसमें अंडर ऑब्जेक्टिव देखा तो वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिखा। इसकी पावर बढ़ा दीजिए, इसकी पावर 10 टाइम्स से करके 60 टाइम्स कर दीजिए। तो 60 टाइम्स में जैसे ही हमने इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पावर या लेंस बढ़ा दिए तो वो बैक्टीरिया हमें दिखना शुरू हो जाएगा। और इस बैक्टीरिया का जो एक आप देख सकते हैं, इस तरीके से पूरे माइक्रोस्कोप में आपको दिखेगा, लाइक दैट, बिखरा बिखरा इधर उधर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द ब्लू रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। आपने क्या देखा कि ब्लू कलर के जो रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म है एक इधर उधर मूव कर रहे हैं। दे आर लैक्टोबैसिली, और इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिली, अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। दे आर माइन्यूट, बहुत ही छोटे होते हैं, और शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर इन शेप। लैक्टोबैसिली आर एनाएरोबिक बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिली एनाएरोबिक बैक्टीरिया है। अब ये भी समझ लीजिए दैट व्हाट इज मीन बाय एनाएरोबिक बैक्टीरिया।
दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो एनएरोबिक होते ही होते हैं, एक होते हैं आपके एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और दूसरे होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। तो लैक्टोबैसिलिया रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, दैट इज दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है, रेस्पिरेशन के लिए जब ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है, देन एनर्जी प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में। लेकिन लैक्टोबैसिली में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो ये अपनी एनर्जी बिना ऑक्सीजन के ही प्रोड्यूस्ड करेगा। तो इससे हमें क्या प्रूफ हुआ, इस पूरे एक्सपेरिमेंट या जितना भी हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन किया, इससे हमें प्रूफ हुआ कि जो बटर मिल्क होता है, फ्रेश बटर मिल्क, उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिली का कैरेक्टर क्या है कि एक एनएरोबिक टाइप का बैक्टीरिया है जो अपनी रेस्पिरेशन या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की हेल्प नहीं लेता। क्लियर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, बोला गया है हाउ इज योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन दिस प्रोसेस। जो दूध होता है, दूध से हम लोग दही बनाते हैं, तो कैसे बनता है, प्लस इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं और उस प्रोसेस का नाम क्या है, ये पूरा क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको ये जो पैराग्राफ दिखाई दे रहा है इसमें मिलेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। द लैक्टोबैसिली कन्वर्ट लैक्टोज द शुगर इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अभी हमने क्या एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक फ्रेश बटर मिल्क में लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। अब ये लैक्टोबैसिली क्या करता है, जो हमारे मिल्क में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट रहती है, ध्यान रखिएगा मिल्क में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है, उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द लैक्टोबैसिली कन्वर्ट लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, कन्वर्ट कर दिया। और जब ये लैक्टोज हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप, एज अ रिजल्ट द पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजेस। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मिल्क का पीएच था वो डिक्रीज हो गया। पीएच स्केल तो आप लोग जानती हैं, 0 पे न्यूट्रल होता है एंड 0 से लेकर सॉरी 7 पे न्यूट्रल होता है, फिर 7 से लेकर 0 तक आपका एसिडिक है, 7 से लेकर 14 तक यहाँ बेस होता है इतने में। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी कि जब हमारा लैक्टोज लैक्टिक एसिड में चेंज हुआ, दैट मीन एसिड, तो पीएच डिक्रीज हो गया ना, 7 से डिक्रीज हो गया। यहाँ पर प्रोटीन क्या है, जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है दूध में, आप सभी लोगों को पता है, ये कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। कोगुलेट मतलब चिपकना, एकदम स्टिक होना स्टार्ट हो जाता है। Thus, milk proteins are separated from other constituents of milk. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही मिल्क के सारे प्रोटीन सब मिल्क के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट से, मिल्क में जो विटामिन होगा, जो भी उसमें अदर मिनरल्स जो प्रेजेंट होंगे, वो मिल्क के अलग हो जाएंगे और मिल्क का प्रोटीन अलग होके कोगुलेट होना, जमना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेज, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट। और इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा मिल्क है दही में कन्वर्ट हो जाता है एंड योगर्ट हैज अ स्पेसिफिक सोर टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड। और इसका जो टेस्ट होता है ना, खट्टा होता है, थोड़ा सा सोर होता है। व्हाई? बिकॉज इसमें लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस होती है। एसिड का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, कभी भी हम लोग चेक करें तो सोर ही होगा एसिड का। तो यहाँ पर योगर्ट में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड, तो इसका टेस्ट भी कैसा होगा, सोर होगा।
एंड द लो पीएच डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब प्रेजेंट इन द मिल्क। इसमें एक और काम होता है कि मिल्क में जो भी हमारे हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, कहीं से भी कैसे भी, क्योंकि माइक्रोब्स तो ऑल ओवर हमारे अराउंड प्रेजेंट है, किसी भी खाने पर, किसी भी सरफेस पर, तो मिल्क में भी जो भी हमारे हार्मफुल माइक्रो प्रेजेंट होते हैं वो इस लो पीएच की वजह से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। और इसी तरीके से पूरी स्टेजेस को क्रॉस करते हुए जो हमारा मिल्क है योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कराती हूँ। अब हम लोग पैराग्राफ या पॉइंट्स के थ्रू नहीं, सिंपल इस क्वेश्चन को देख के करेंगे। हाउ इज योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क? जो मिल्क है वो दही में कैसे बनता है, इसकी क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज यहीं पर याद करते जाइए। फर्स्ट स्टेज क्या थी, हमने सबसे पहले क्या नोटिस किया था अपने एक्सपेरिमेंट में कि एक फ्रेश बटर मिल्क में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिली। मिल्क में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज। अब वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। जैसे ही हमारे लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, जो मिल्क का पीएच था डिक्रीज हो गया ना, लो हो गया, जिसकी वजह से मिल्क में जो प्रोटीन के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो मिल्क के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अदर न्यूट्रिशन यानी कि विटामिन मिनरल से सबसे अलग हो गए और कोगुलेट होना, जमना स्टार्ट हो गए। और जैसे ही मिल्क के सारे प्रोटीन्स जमना स्टार्ट हो गए, कोगुलेट हो गए, हमारा मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, योगर्ट में। योगर्ट का जो टेस्ट है सोर क्यों होता है, बिकॉज इट कंटेन्स लैक्टिक एसिड। और इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग स्टेजेस वाइज लिखते चले जाते हैं। अब देखिए, आप कभी भी ये क्वेश्चन आए, हाउ इज योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क, व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन दिस प्रोसेस, कभी पैराग्राफ में मत लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए। जितना पॉइंट्स में स्टेप बाय आप लिखेंगे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा लगेगा एग्जामिनर या टीचर को। और इसमें एक लास्ट पॉइंट फिर क्या लिख देंगे कि जैसे ही हमारे मिल्क का पीएच लो हो जाता है तो मिल्क में जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। आई होप सो कि अब आपको यहाँ पूरा क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, व्हाई डू डॉक्टर्स एडवाइज यू टू हैव योगर्ट और बटर मिल्क इफ यू हैव इंडाइजेशन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। कि जब कभी भी इंडाइजेशन का मतलब होता है कि जो पाचन है, जो फूड का डाइजेशन है अच्छे से नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि योगर्ट लीजिए, दही पीजिए, राइट। क्यों बोलते हैं, ऐसी क्या कैरेक्टर, क्या प्रॉपर्टी है दही में जिसकी वजह से इंडाइजेशन प्रॉपर जो हमारी प्रोसेस है सही हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट अलग हो जाएगा। एक्चुअली में योगर्ट में एक बैक्टीरिया और प्रेजेंट होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया क्या करता है, ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ना हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना, यानी कि जो स्टोमक है वहां पर भी प्रेजेंट रहता है डाइजेशन के लिए। लेकिन बाय चांस कभी भी हमारे स्टोमक में वो बैक्टीरिया नहीं काम कर पा रहा या नहीं प्रेजेंट है, तो इस बैक्टीरिया की एब्सेंस में हमारे इनडाइजेशन या डिस्कम्फर्ट हो जाता है। अब योगर्ट में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, तो डॉक्टर्स, अब ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया क्या कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है ना, और इसी की दोबारा प्रेजेंस से हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई दही लीजिए, ताकि ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो कि दही में प्रेजेंट होता है ये हमारे स्टोमक में जाए और दोबारा से जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है इसकी एब्सेंस की वजह से दोबारा से डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर दे। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं टेक योगर्ट व्हेन यू हैव इंडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन सेकंड,
Sometimes yogurt becomes bitter and froth up. Why does this happen? कभी कभी क्या होता है कि जो योगर्ट है ना, वैसे तो योगर्ट का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, लेकिन कभी कभी बिटर भी हो जाता है, कड़वा हो जाता है, कड़वा सा लगता है। क्यों होता है? क्या रीजन है? रीजन है फर्मेंटेशन प्रोसेस। अभी हम क्या पढ़ के आए थे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से जो लैक्टोज शुगर मिल्क में प्रेजेंट होती है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसी की वजह से जो दूध है दही में कन्वर्ट होता है। लेकिन कभी कभी ये फर्मेंटेशन प्रोसेस एक्सेस हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। होनी चाहिए 40% एक सो टेस्ट या दही को जमने के लिए, लेकिन ये फर्मेंटेशन का मतलब कि जो लैक्टोज प्रेजेंट है वो बहुत ही ज्यादा, जैसे अभी तक जो एसिडिक था थोड़ा स्लाइटली एसिडिक थी, जो लैक्टिक एसिड है स्लाइटली एसिडिक, लेकिन ये स्लाइटली एसिडिक की जगह हमारा ये स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा योगर्ट होता है उसका टेस्ट बिटर हो जाता है। यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या हो गई? एक्सेस हो गई। जो लैक्टोज है स्लाइटली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी दही का जो टेस्ट है सोर होगा, खट्टा होगा, लेकिन लैक्टोज स्ट्रॉन्गेस्ट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट लैक्टिक एसिड होता है उसका जो टेस्ट होता है वो हमेशा बिटर होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस होती है एक्सेस फर्मेंटेशन। थर्ड पॉइंट है विच डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट होम बाय फर्मेंटेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। ये तो सभी लोगों को पता ही है। इससे हम लोग घी बना सकते हैं, इससे हम लोग पनीर बना सकते हैं, और इससे हम लोग बटर बना सकते हैं, इससे हम लोग योगर्ट तो बनता ही बनता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस का यूज करके मिल्क के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं एट होम। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय प्रोबायोटिक? जस्ट मैंने अभी आपको बताया था प्रोबायोटिक के बारे में। प्रोबायोटिक योगर्ट एंड अदर फूड स्टफ दैट आर पॉपुलर नाउअडेज। आज के टाइमिंग पर जो प्रोबायोटिक योगर्ट है और बहुत सारे फूड स्टफ्स आते हैं जिसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस है, आज की टाइमिंग पर बहुत ही पॉपुलर है। Why? Useful microbes like lactobacilli are added to these eatables. Such eatables are healthy because they kill the harmful bacteria like Clostridium in the alimentary canal and helps to improve our immunity. ये क्या करता है? ये जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है ना, जैसे लैक्टोबैसिली था, ये हमारा एक यूजफुल माइक्रोब था। सेम एज इट इज प्रोबायोटिक भी क्या है? हमारे एक यूजफुल बैक्टीरिया है। आज की टाइमिंग पर हमारे ज्यादातर जो फूड स्टफ्स बनाए जा रहे हैं, जो हेल्थी फूड स्टफ्स हैं, उसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स का यूज किया जा रहा है, ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया फूड स्टफ्स में प्रेजेंट होते हैं ना, या फिर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम एक एग्जाम्पल भी दिया है, ये क्या करते हैं? ये हमारे इंडाइजेशन की कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया फूड में प्रेजेंट होंगे, जिसे हमने खाया, हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई। कुछ बैक्टीरिया ऑलरेडी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होंगे, जैसे एक नाम भी दिया हुआ है क्लॉस्ट्रीडियम। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये इंडाइजेशन की कंडीशन को क्रिएट करते हैं। तो अगर हम कोई फूड खाएं जिसमें लैक्टोबैसिली या प्रोबायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये क्या काम करते हैं? उस हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं, और हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रोसेस ना हो। जस्ट मैंने जो भी बताया था सेम एज इट इज आपका यहाँ लिखा हुआ है। यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली। अभी देखिए लैक्टोबैसिली का हम लोगों ने अभी माइक्रोब के बारे में पढ़ा। अब इसका यूज क्या है? वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स। पहला यूज तो यही है कि जो लैक्टोबैसिली है बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट बनाने में काम आता है,
like yogurt, buttermilk, ghee, cheese, shrikhand, and can be obtained by the fermentation of milk. Second, lactobacilli fermentation is useful for large scale production of cider, कोकोआ, पिकल ऑफ वेजिटेबल। सेम है जैसे यहाँ पर मिल्क में फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बहुत सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे थे, यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लैक्टोबैसिलिया फर्मेंटेशन का यूज करके कोकोआ, पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स और सिडार को ऑब्टेन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। थर्ड पॉइंट, lactobacilli and some other useful microbes taken together are used to treat abdominal discomfort। जस्ट मैंने अभी बताया मेडिसिन में भी हेल्पफुल है कि अगर हम lactobacilli, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को साथ में यूज करें तो हमारे जो डिस्कम्फर्ट, इनडाइजेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। फोर्थ है leaven fodder of offered to domestic cattle like cows and buffaloes is fodder fermented with the help of lactobacilli। fodder का मीनिंग होता है जो चारा वो खाती हैं। the meaning of fodder is चारा। जो काउ और बफेलो चारा खाती है ना, उसमें भी क्या करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया के थ्रू। तो उसमें क्या होता है कि फॉडर में जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे जो काव बफेलो के स्टोमक में एंटर हो रहे हैं, वो पहले ही फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रॉयड या किल हो जाएंगे, ताकि काव और बफेलो जब उस चारे को खाएं या फॉडर को खाएं तो उनके हार्मफुल माइक्रोब्स उनकी बॉडी के अंदर ना एंटर हो। फिफ्थ पॉइंट, द लैक्टोबैसिलिया फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक वाइन एंड सम टाइप्स ऑफ ब्रेड। इसके अलावा ये जो लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन प्रोसेस है, वाइन और बहुत सारी जो ब्रेड आती हैं, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, उनको बनाने में भी हेल्प करता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। अब यहाँ पर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दैट हाउ मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, कितनी इंडस्ट्रीज इस लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया पर डिपेंड है। तो एक मैं अप्रॉक्स बताती हूँ, बाकी का आप लोग भी सर्च करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्या है काफी बार पूछ लेते हैं एग्जाम में करंट नॉलेज के बेसिस पर। तो करंट नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। तो एक अप्रॉक्स मैं आपको बताती हूँ। अगर हम एक अप्रॉक्स की लेके बात करें तो हमारी 30 से 35 इंडस्ट्रीज इंडिया की इस लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन प्रोसेस से अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। सेकेंड में पूछा गया है विच टाइप्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड इन एरियाज विद एबंडेंट मिल्क प्रोडक्शन। सेकेंड क्वेश्चन भी है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने एक एवरेज बता दिया है आप लोगों को। ये आप लोगों के थोड़े से क्वेश्चन है। मैं आशा करती हूँ कि जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी तब मैं इसके आंसर बताऊंगी बिल्कुल, और आप लोग भी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अपने निकाल के रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस कब कहाँ किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनटीएससी में पूछ लिए जाएं हमें नहीं पता, डिपेंड ऑन एग्जाम में। आशा करती हूँ आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो आने से पहले मेरा सर्च करके रखेंगे। और आज तक हम लोगों ने जो हमारा एक बैक्टीरिया था यूजेस लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो से जो नेक्स्ट सेशन होगा उस पे हम लोग अपने जो नेक्स्ट यूजफुल बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।